बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स का जो चौथा सबक है अशरी कसर डेसिमल फ्रैक्शन, तो हमने इस सबक की बुनियादी मालूमात को डिटेल में समझ लिया था। अब बच्चों, हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में इस चौथे सबक का जो पहला हिस्सा है अशरी कसरों का पढ़ना और लिखना, तो हम क्या करने वाले हैं? आज इस हिस्से के जो सवालात हैं उनको हल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल में वो कह रहे हैं दर्ज झैल में से कौन सी अशरी कसर है। बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको ये मालूम करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो कसरें लिखी गई है तो उनमें से कौन सी कसर अशरी कसर है, डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, अशरी कसर किसको कहते हैं? अशरी कसर यानी ऐसी कसर जिसका नसबनुमा 10 या 10 के गुना में होता है। तो जिस कसर का नसबनुमा डिनोमिनेटर 10 या 10 के गुना में होता है उस कसर को क्या कहा जाता है? अशरी कसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कसर ये अशरी कसर है। ठीक है, तो पहले हम पहले ऑप्शन में देखेंगे। पहले ऑप्शन में 4/7 ये कसर लिखी गई है और आप देख सकते हैं कि इसका नसबनुमा ना 10 है ना 10 के गुना में है, इसलिए ये अशरी कसर नहीं होगी। अब हम ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में 2/9 ये कसर लिखी गई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस कसर का नसबनुमा ना 10 है ना 10 के गुना में है, इसलिए ये कसर भी अशरी कसर नहीं होगी। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में 9/10 ये कसर लिखी गई है और यहाँ पर इस कसर का जो नसबनुमा है वो 10 है और जिस कसर का नसबनुमा 10 या 10 के गुना में होता है उसको हम क्या कहते हैं? अशरी कसर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 9/10 ये कसर कौन सी कसर होगी? अशरी कसर होगी, डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो इस तरह से पहले सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अशरी कसर 19.6 को आम कसरी की सूरत में लिखिए। बच्चों, हमको सवाल नंबर 2 में क्या करना है? ये जो अशरी कसर है जिसको अशारिया का इस्तेमाल करके लिखा गया है, डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके लिखा गया है, तो इस अशरी कसर को आम कसरी की सूरत में लिखना है। आम कसर की सूरत का क्या मतलब होता है? आम कसर की सूरत का मतलब होता है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखना है। तो हमको क्या करना है? इस अशरी कसर को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस अशरी कसर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अशरी कसर में 19 क्या है? एक सही अदद है और अशारिया 6 क्या है? अशारिया 6 ये कसरी अदद है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है अशारिया 6, अशारिया 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अशारे से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम अशारे से पहले क्या लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो अशरी कसर है इस अशरी कसर में 19 ये क्या है? सही अदद है और अशारिया 6 क्या है? अशारिया 6 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कसरी हिस्सा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस कसरी हिस्से को कसरी की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.6 को हम कसर की सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं? 0.6 को हम कसर की सूरत में 6/10 इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस अशरी कसर को आम कसर की सूरत में यानी शुमार कुनिंदा नसबनुमा की सूरत में कैसे लिखा है? तो बच्चों, मैं आपको किसी भी अशरी कसर को आम कसर की सूरत में यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है इसका रूल बता देता हूँ। बच्चों, जब भी किसी भी अशरी कसर को जिसमें अशारे का इस्तेमाल किया गया है उसको आम कसर की सूरत में लिखा जाता है तो ये देखा जाता है कि उस अशरी कसर में कितने हिंसों से पहले अशारिया है, फिर उतने ही सिफर नसबनुमा में एक के साथ लिख दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अशरी कसर को जिसमें अशारे का इस्तेमाल किया गया है उसको आम कसर की सूरत में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? इस अशरी कसर को आम कसर की सूरत में लिखने के लिए मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर यह देखा कि इस अशरी कसर में एक हिंसे से पहले अशारिया है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? इस अशरी कसर को शुमार कुनिंदा नसबनुमा की सूरत में यानी आम कसर की सूरत में लिखने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पर चूंकि एक हिंसे से पहले अशारिया है तो यहाँ पर मैंने नसबनुमा में एक के साथ एक 0 को लिख दिया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अशरी कसर को जिसमें अशारे का इस्तेमाल किया गया है उसको इस तरह से आम कसर की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको ये जो अशरी कसर है 19.6 को आम कसर की सूरत में लिखना है। ठीक है, तो इसमें 19 ये तो सही अदद है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 19 को जैसे कि वैसे लिख देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
सिफर अशारिया 6 को हम कैसे लिख सकते हैं आम कसरे की सूरत में? 6/10। तो यहाँ पर सिफर अशारिया 6 यानी अशारिया 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 6/10। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो कसर है 19.6, तो इस अशरी कसर को आम कसरे की सूरत में यानी शुमार कुनिंदा नसब नुमा की सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं 19 सही 6/10। अब हम ये देखेंगे कि 19 सही 6/10 ये किस ऑप्शन में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 सही 6/10 ये ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि 2 सही 5/10 इस कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके लिखिए। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, इस मुरक्कब कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके, डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके लिखना है। बच्चों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 क्या है, इस मुरक्कब कसर में 2 ये सही अदद है, ठीक है। और 5/10 ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, कसरी हिस्सा है। और आप जानते हैं कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर सकते हैं, कसरी हिस्से को अशारे का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 5/10 इसको हम अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिख सकते हैं। 5/10 को हम अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिख सकते हैं? सिफर अशारिया 5। बच्चों इस सबक का वो वीडियो जिसमें मैंने इस सबक की बुनियादी मालूमात को, इस सबक के बेसिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने ये बताया है कि किसी भी अशरी कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो को देखें ताकि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, इस मुरक्कब कसर में जो कसरी हिस्सा है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमने क्या किया है, उसको यहाँ पर अशारे का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखा है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 2 सही 5/10 इस मुरक्कब कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो पहले हम उस मुरक्कब कसर को लिख लेंगे 2 सही 5/10, ठीक है। बच्चों इस मुरक्कब कसर में 2 ये सही अदद है, तो हम उसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे। और 5/10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सिफर अशारिया 5 या अशारिया 5। तो इस तरह से यहाँ पर 5/10 की जगह क्या आ जाएगा? अशारिया 5, ठीक है। तो इस तरह से 2 सही 5/10 को जब हम अशारे की सूरत में लिखेंगे तो वो अशारे की सूरत क्या होगी? 2.5, 2.5, ठीक है। तो इस तरह हमारे सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब हम इस वीडियो का जो अगला सवाल है उसको देख लेते हैं। हमारे इस वीडियो का अगला सवाल है, अशरी कसर सिफर अशारिया 1/8 को किस तरह नहीं लिख सकते। हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि ये जो अशरी कसर है सिफर अशारिया 1/8, इस अशरी कसरों को इन चारों ऑप्शंस में से किस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ये मालूम करना है, ठीक है। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो अशरी कसर है सिफर अशारिया 1/8, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आम कसर की सूरत में हम इस तरह भी लिख सकते हैं 18/100, ठीक है। बच्चों किसी भी अशरी कसर को जिसमें अशारिया का इस्तेमाल किया गया है उसको आम कसर की सूरत में लिखने के लिए क्या किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि अशरी कसर में कितने हिस्सों से पहले अशारिया है, ठीक है, और फिर उतने ही सिफर नसब नुमा में लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सिफर अशारिया 1/8 में इस अशरी कसर में 2 हिस्सों से पहले अशारिया है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नसब नुमा में 1 के साथ कितने सिफर लिख दिए? 2 सिफर लिख दिए। तो इस तरह से किसी भी अशरी कसर को आम कसर की सूरत में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि सिफर अशारिया 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18/100। अब बच्चों 18/100 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि सिफर अशारिया 1/8 इस अशरी कसर को हम किस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सिफर अशारिया 1/8 को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आप ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या लिखा गया है? 18/100, 10 जमा 8 18, 18/100। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या है? 18/100 ही लिखा गया है, ठीक है, 18/100, ठीक है। अब बच्चों ऑप्शन नंबर 4 को देखिए। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा गया है? 10/100 जमा 8/100, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इन दोनों कसरों की जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? इन दोनों कसरों के नसब नुमा सेम है, तो हम उसको जैसे कि वैसे लिख देंगे। और अब शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे, तो शुमार कुनिंदा में क्या है? 10
जमा 8, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों कसरों की जमा करने पर क्या आएगा, 10 और 8 18, 18/100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 में जो लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में जो लिखा गया है वो भी क्या है, 18/100। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 0.18 को हम 18/100 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 0.18 को 10 जमा 8/100 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 0.18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10/100 जमा 8/100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 0.18 को ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा गया है तो उस तरह से नहीं लिख सकते। तो इस तरह सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सवाल नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि मुंदरजे झैल में से बड़ा आदद पहचानिए। बच्चों हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि ये जो आदाद है, इन आदाद में सबसे बड़ा आदद कौन सा है। बच्चों अगर आप यहाँ पर इन आदाद को देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये तमाम आदाद क्या है, अशरी कसरे है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये मालूम करना है कि इन अशरी कसरों में से कौन सी अशरी कसर बड़ी है। बच्चों जब भी हम सही आदाद को कंपेयर करते हैं, जब भी हम सही आदाद में छोटा बड़ापन मालूम करते हैं, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि उन सही आदाद में किस अदद में सबसे ज़्यादा हिस्से है। तो जिस सही अदद में सबसे ज़्यादा हिस्से होते हैं तो वो अदद क्या होता है, सबसे बड़ा अदद होता है। लेकिन बच्चों जब भी अशरी कसरों का मुआवजा किया जाता है, जब भी अशरी कसरों का छोटा बड़ापन मालूम किया जाता है, तो ये नहीं देखा जाता कि किस अशरी कसर में ज़्यादा हिस्से है, बल्कि ये देखा जाता है कि किस अशरी कसर में अशारिया से पहले बड़ा अदद है। तो जिस अशरी कसर में अशारिया से पहले बड़ा अदद होता है तो वो अशरी कसर क्या होती है, बड़ी अशरी कसर होती है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर इन अशरी कसरों का मुआवजा करने के लिए, इन अशरी कसरों में बड़ा अदद मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अशारिया से पहले देखेंगे कि किस अशरी कसर में अशारिया से पहले बड़ा अदद है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अशरी कसर में अशारे से पहले सिफर है, इस अशरी कसर में भी अशारे से पहले सिफर है, इस अशरी कसर में भी अशारे से पहले क्या है, सिफर है। लेकिन इस अशरी कसर में अशारे से पहले क्या है, 6 है। यानी इस अशरी कसर में अशारे से पहले जो अदद है वो इन तमाम अशरी कसरों में अशारे से पहले जो अदद है उससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अशरी कसर क्या होगी, बड़ी अशरी कसर होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, झैल में से कौन सी शक्ल अशरी कसर को जाहिर करती है। बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि इन चारों शक्लों में से कौन सी शक्ल अशरी कसर को जाहिर कर रही है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पहले ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एक शक्ल के 4 बराबर हिस्से किए गए हैं और एक हिस्से को निशान ज़दा किया गया है, रंगीन किया गया है, ठीक है। तो इस शक्ल का जो निशान ज़दा हिस्सा है वो किस कसर को जाहिर करेगा। बच्चों आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से करते हैं और उसमें से एक हिस्सा लेते हैं तो उस हिस्से को कौन सी कसर से जाहिर किया जाता है, 1/4 से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/4 ये जो कसर है, ये कसर ये अशरी कसर नहीं है, क्योंकि जिस कसर का नसब नुमा 10 या 10 के गुना में होता है उस कसर को हम क्या कहते हैं, अशरी कसर कहते हैं। और इस कसर का नसब नुमा ना 10 है ना 10 के गुना में है, इसलिए ये कसर जो है अशरी कसर नहीं होगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में एक शक्ल के 8 बराबर हिस्से किए गए और 8 बराबर हिस्सों में से 3 बराबर हिस्सों को रंगीन किया गया है, निशान ज़दा किया गया है। तो इस शक्ल का निशान ज़दा हिस्सा किस कसर को जाहिर करेगा। चूंकि इस शक्ल के 8 बराबर हिस्से किए गए हैं और उसमें से 3 हिस्से लिए गए हैं, इसलिए इस शक्ल का जो रंगीन हिस्सा होगा वो 3/8 इस कसर को जाहिर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3/8 इस कसर का नसब नुमा ना 10 है ना 10 के गुना में है, इसलिए ये कसर भी अशरी कसर नहीं होगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में जो निशान ज़दा हिस्सा है वो 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा है, इसलिए इस शक्ल का जो निशान ज़दा हिस्सा होगा वो होगा 1/3। अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कसर का जो नसब नुमा है वो भी 10 या 10 के गुना में नहीं है, इसलिए ये कसर भी अशरी कसर नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या है। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं एक शक्ल के 10 बराबर हिस्से किए गए हैं और 10 बराबर हिस्सों में से 5 हिस्सों को रंगीन किया गया है, इसलिए इस शक्ल का जो रंगीन हिस्सा है, इस शक्ल का जो निशान ज़दा हिस्सा है उसको हम कसर की सूरत में किस तरह से जाहिर करेंगे, 5/10, ठीक है।
अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कसर का जो नसब नुमा है वो 10 है, इसलिए ये जो कसर होगी ये होगी अशरी कसर, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस सवाल नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करें? मुंदरजा झैल में से कौन सी अशरी कसर नहीं है? बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको ये देखना है कि इन चारों कसरों में से कौन सी कसर अशरी कसर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, अशरी कसर किसको कहते हैं? अशरी कसर यानी ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 10 या 10 के गुना में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि इन चारों कसरों में से कौन सी कसर अशरी कसर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम पहले ऑप्शन में देखेंगे। पहले ऑप्शन में क्या है? 15/100। और आप जानते हैं कि इस कसर का जो नसब नुमा है यानी 100 ये 10 के गुना में आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कसर ये अशरी कसर होगी। ठीक है, तो इस तरह से पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में 19/75 ये कसर लिखी गई है। इस कसर का जो नसब नुमा है वो 75 है, यानी इस कसर का नसब नुमा ना 10 है और ना ये 10 के गुना में आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कसर है ये कसर अशरी कसर नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि 5 पैसे को रुपए में कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर ये देखना है कि 5 पैसे को रुपए में किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों इस सबक का वो वीडियो जिसमें मैंने इस सबक की बुनियादी मालूमात को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि हम पैसों को हम अशरी कसर का इस्तेमाल करके रुपए में किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस सबक के सवालात आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 5 पैसों को रुपए में तब्दील करना है। 5 पैसों को रुपए में किस तरह से लिखते हैं ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 5 पैसे कि 5 पैसे ये 100 पैसों में से 5 हिस्से होते हैं, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि 5 पैसे ये 100 पैसों में से यानी 1 रुपए में से 5 हिस्से है। और 100 में से 5 हिस्सों को हम कसरे की सूरत में किस तरह लिखते हैं? 100 में से 5 हिस्सों को हम कसरे की सूरत में लिखते हैं 5/100। 5 पैसे ये 100 पैसों में से यानी 1 रुपए में से 5 हिस्से है, इसलिए हम 5 पैसों को कसरे की सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं? 5 पैसों को हम कसरे की सूरत में लिख सकते हैं 5/100 रुपए। 5/100 रुपए। अब हम 5/100 रुपए को हम अशारे के इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। 5/100 रुपए को अशारे के इस्तेमाल करके लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये देखेंगे कि नसब नुमा में कितने सिफर है। नसब नुमा में 2 सिफर है, तो हम क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा में 2 हिंसों से पहले अशारा लगा देंगे। शुमार कुनिंदा में 1 ही हिंसा है, तो पहले हम यहाँ पर एक सिफर लिख देंगे। अब ये 2 हिस्से हो गए तो यहाँ पर अशारा लगा देंगे। तो इस तरह से हम 5 पैसे को रुपए की सूरत में लिखेंगे, तो 5 पैसे रुपए की सूरत में क्या होंगे? 0.05 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सवाल नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है उसको हल कर लेते हैं। हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल है, दर्जे झैल में से कौन से आदाद उतरती तरतीब में? बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो आदाद लिखे गए हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में आदाद की तरतीब उतरती तरतीब है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, आदाद की उतरती तरतीब का क्या मतलब होता है? आदाद की उतरती तरतीब यानी ऐसी तरतीब जिसमें बड़े आदाद पहले होते हैं और छोटे आदाद बाद में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको यहाँ पर ये देखना है कि किस ऑप्शन में आदाद ये उतरती तरतीब में लिखे गए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए। बच्चों आदाद को उतरती तरतीब में लिखने के लिए हमको ये देखना होगा कि इन आदाद में बड़ा आदद कौन सा है और छोटा आदद कौन सा है। ठीक है बच्चों, अगर आप इन तमाम ऑप्शंस में जो आदाद लिखे गए उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो इन तमाम ऑप्शंस में जो आदाद लिखे गए उनमें अशारिया से पहले 21 लिखा गया है। तमाम आदाद में अशारिया से पहले क्या है? 21 है। बच्चों अगर आप चारों ऑप्शंस में तमाम आदाद को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशारिया से पहले कौन सा आदद है? 21 है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इन तमाम आदाद में कौन सा आदद छोटा है और कौन सा आदद बड़ा है? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको अशारिया से पहले जो आदाद लिखे गए हैं उनको कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन तमाम आदाद में अशारिया से पहले जो आदाद है
उनको पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में अशारिया से पहले जो आदाद है वो है 306, 306, 360, 366 और 376। ठीक है, 376। बच्चों अगर आप इन चारों ऑप्शंस में जो आदाद लिखे गए अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशारिया से पहले तमाम आदाद में 21 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशारे से पहले जो आदाद है वो सेम है। तो इन आदाद को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, अशारिया के दाएं तरफ, अशारिया के राइट हैंड साइड में जो आदाद है उनको कंपेयर करेंगे। फिर उनकी मदद से हम मालूम करेंगे कि इन आदाद में कौन सा आदाद बड़ा है और कौन सा आदाद छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन चारों ऑप्शंस में जो आदाद लिखे गए हैं उनमें अशारिया के दाएं तरफ जो आदाद है तो यहाँ पर मैंने उनको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, इनमें मालूम करेंगे कि इनमें कौन सा छोटा आदाद है और कौन सा बड़ा आदाद है। जब हम इन आदाद को उतरती तरतीब में लिख लेंगे तो फिर हम आसानी से इन आदाद को भी उतरती तरतीब में लिख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इन आदाद को उतरती तरतीब में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखना है। उतरती तरतीब। बच्चों इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जो बड़ा आदाद है उसको पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन आदाद में बड़ा आदाद कौन सा है, 376 है, तो पहले 376 को लिखेंगे। फिर अब इन तीनों आदाद को कंपेयर करेंगे तो इन तीनों आदाद में 367 बड़ा है, इसलिए 367 को पहले लिखेंगे। अब ये दो आदाद बचे हैं तो इन दोनों आदाद में 360 बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे और फिर आखिर में 306 को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, इन आदाद को जो इन आदाद में अशारे के बाद है तो इनको हमने उतरती तरतीब में लिख लिया है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इन आदाद की उतरती तरतीब की मदद से यहाँ पर हम इन अशरी कसरों को भी उतरती तरतीब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या है, 376 है, तो यहाँ पर पहली जो अशरी कसर आएगी वो क्या आएगी, 21.376। यहाँ पर उसके बाद 367 है तो दूसरे नंबर पर अशरी कसर आएगी 21.367। उसके बाद यहाँ 360 है तो तीसरी अशरी कसर आएगी 21.360 और फिर आखिर में यहाँ 306 है। तो इन अशरी कसरों की उतरती तरतीब में सबसे आखिर में कौन सी अशरी कसर आएगी, 21.306। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर अशारिया के बाद जो आदाद लिखे गए हैं तो अशारिया के बाद आदाद की उतरती तरतीब की मदद से हमने यहाँ पर इन अशरी कसरों को उतरती तरतीब में लिख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अशरी कसरों की उतरती तरतीब है किस ऑप्शन में लिखी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अशरी कसरों की उतरती तरतीब ऑप्शन नंबर 3 में लिखी गई है, इसलिए सवाल नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से बच्चों हमने आज तीसरे यूनिट के चौथे सबक अशरी कसर डेसिमल फ्रैक्शन, इसका जो पहला हिस्सा है अशरी कसरों को पढ़ना और लिखना, तो इसके हमने सवालात को आज मुकम्मल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।